नमस्कार, मैं रविश कुमार। घमासान मचा देने से समाधान नहीं मिलता है। फिर भी दो घटनाओं के बीच अगर कोई चीज निरंतर है तो घमासान ही है। आप हर किस्म के मंचों पर हो रही बसों को देखिए, हाहाकार मचा हुआ। 5 दिसंबर को उबर की टैक्सी में हुई बलात्कार की घटना के बाद समाज और सिस्टम ठीक वैसे ही जागे हैं जैसे 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद। तब कड़े कानून की कमी का पता लगा था, जिसे रिकॉर्ड समय में दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन अब जीपीएस, सीसीटीवी, वेरिफिकेशन, लाइसेंस देने में लापरवाही जैसी तमाम कमियों की पहचान हो रही है। जिस मोबाइल ऐप को हम नए जमाने के गवर्नेंस के रामबाण की तरफ प्रचारित कर रहे थे, उसकी इस मामले में ढोल पिट गई है। उबर टैक्सी ड्राइवर का रिकॉर्ड बता रहा है कि उस पर कई प्रकार के आपराधिक मामले चल रहे हैं। मैनपुरी में एक बलात्कार का मामला भी है जिसमें वो जमानत पर बाहर है। कई बार गिरफ्तार होने के बाद भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। ऐसी स्थिति में कोई सांसद होता तो राजनीतिक दलों से लेकर प्रधानमंत्री तक उसके निर्दोष होने की कस्में खाते रहे होते। लंबित मुकदमों के रहते आप इस देश में सांसद हो सकते हैं मगर ड्राइवर नहीं हो सकते। जाहिर है हमें सवालों को ठीक जगह पर रखना पड़ेगा। सब कुछ दिल्ली दिल्ली करने से नहीं होगा। मैनपुरी और मथुरा में भी संस्थाओं को बदलना होगा। अगर कंपनी ने आरोपी शिव कुमार यादव की जांच कराई भी होती तो क्या गारंटी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो जाता। दिल्ली पुलिस के वेरिफिकेशन पर कई लोग सवाल उठा देते हैं। दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म लेकर आपसे रजिस्ट्री से दूसरे राज्य की पुलिस को भेज देती है। कई बार गलतियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन अगर उस राज्य के जिले के किसी थाने की पुलिस ने सही जानकारी नहीं दी तो फिर उस दिल्ली पुलिस के पास कोई चारा नहीं होता। जरूरी नहीं कि आरोपी का रिकॉर्ड उस थाने में ही मिले जहां का वो रहने वाला हो। दिल्ली में प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कराती हैं। वो एक चिट्ठी देकर कर्मचारी को डीसीपी के दफ्तर में भेज देती है, जहां 250 रुपए की एक पर्ची कट जाती है। मोदी सरकार ने तो सत्यापन यानी फोटो अटेस्ट की व्यवस्था ही समाप्त कर दी है। अब तो आपको खुद ही सत्यापित करना है। समस्या उस पुराने सिस्टम में भी थी, समस्या इस नए सिस्टम में भी निकल सकती है। दिल्ली प्रशासन ने इजी कैब, मेगा कैब, बेरू कैब, चैनसन कैब, यो कैब, एयर कैब को छोड़कर इंटरनेट से संचालित सभी टैक्सी कंपनियों को बंद कर दिया है। गृह मंत्री ने अन्य राज्यों को भी यही करने का सुझाव दिया है। पिछले दिनों लंदन, मैड्रिड, बर्लिन, पेरिस के टैक्सी ड्राइवरों ने उबर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, क्योंकि यह कंपनी कथित रूप से सुरक्षा, बीमा और लाइसेंस के नियमों का ठीक से पालन नहीं करती है। इन्हीं कमियों के कारण थाईलैंड ने भी इन कंपनियों को बंद कर दिया है। भारत में बहस हो रही है कि रेलगाड़ी में बलात्कार होगा तो क्या रेल बंद कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ठीक किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो टैक्सी ने महानगरों में रात बिरात अकेले चलने वाली कामगार महिलाओं को एक बेहतर विकल्प दिया है। जीपीएस और एसएमएस सिस्टम से लैस कॉर्पोरेट होने के कारण भी सुरक्षा का भाव पनपा होगा। उबर घटना से पहले आप इन टैक्सियों में चलने वाली महिलाओं से पूछेंगे तो उनका अनुभव ठीक ठाक से लेकर बेहतर तक मिलेगा। अब कईयों का आत्मविश्वास हिल गया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि वह काली पीली रेडियो टैक्सी, मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी की गिनती कराएगी। सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। बेंगलुरु पुलिस ने भी ऐसा ही फैसला किया है। यह सब फैसले सही हैं, पहले भी होने चाहिए थे। जब इनकी कारें महानगरों की सड़कों पर दौड़ रही थी तब परिवहन से लेकर गृह मंत्रालय तक कहां थे, जबकि इस मॉडल का गुणगान किसी न किसी अखबार में रोज हो रहा था। आप किस हद तक वेरिफिकेशन करेंगे, एक छोटा सा मसला है, लेकिन कितना बड़ा सवाल बन गया है। अचानक कई लोग नुक्कड़ के टैक्सी स्टैंड को लेकर इतना सेंटी हो गए हैं कि भूल गए हैं कि इन टैक्सी स्टैंड के कई ड्राइवरों का भी वेरिफिकेशन नहीं होता है। क्या बैन कर देने भर से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? एक ड्राइवर की गलती की सजा बाकी ड्राइवरों को क्यों दी जाए? मामला परिवहन मंत्रालय का है और फैसला गृह मंत्रालय ले रहा है, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूछना चाहिए था कि आप अब तक क्या कर रहे थे इस मामले में। गडकरी ने तो आते ही आरटीओ का पद ही समाप्त कर देने की बात कही थी। उसका क्या हुआ? लाइसेंसिंग की व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? निर्भया कांड के बाद हमने पीसीआर वैन की संख्या बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में ऑटो और बसों में जीपीएस सिस्टम भी लगे हैं। सही है कि सारी गाड़ियों में यह सिस्टम नहीं लग सका है। सीसीटीवी भी लगा है दिल्ली में, फिर भी दिल्ली में बलात्कार की संख्या में कमी नहीं आई है। ठीक है कि लड़कियां अब इस घटना की रिपोर्टिंग करने लगी हैं, जैसा कि पुलिस कमिश्नर कहते हैं, लेकिन क्या ये यही मुकम्मल दलील है? बलात्कार की संख्या कम क्यों नहीं हुई, यह सवाल क्यों नहीं है? और यह किसकी नाकामी है? सवाल सिर्फ ड्राइवरों का नहीं है, औरतों को एक विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था भी देने का है। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मीनू वडेरा हैं, आप निदेशक हैं सखा की, और आपने निचले तबके के, गरीब तबके की लड़कियों को इस वर्चस्व वाले समाज में एक तरह से उनको ड्राइविंग सिखाई है और उनको ड्राइवर बनाया है, और एक औरतों के लिए आप टैक्सी व्यवस्था भी चलाती हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं कि आपकी संस्था की सेवा मैंने भी कई सालों तक ली है, फिलहाल नहीं ले रहा हूं, ये बताना ज़रूरी है। सुनीता चौधरी हैं, महिला ऑटो ड्राइवर हैं जो दिल्ली की सड़कों पर अपना ऑटो चलाती हैं। ऋत्विक अग्रवाल हैं, शोध छात्र हैं।
संजय कौल साहब हैं, प्रवक्ता है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के, और एसपी सिंह हैं, आप फेलो हैं इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मीनू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस घटना के बाद पूरे सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल हो गए, ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि इस पूरे मामले में फॉल्ट लाइन कहां है। समाज में कमी है या सिस्टम में ये कमियां ना होती तो ये घटना नहीं होती? शुक्रिया रविश जी। आई थिंक ये बहुत बड़ा सवाल है। डेफिनेटली ये जो घटना घटी है और इस तरीके की जो तमाम घटनाएं घटती रहती हैं हर रोज़ हमारे समाज में, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो इसकी हमारे समाज को लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नी जर्क सा रिएक्शन है कि आप वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस करें और कहें कि वेरिफिकेशन नहीं हुई है, या आप कहें कि ये इस कंपनी का दोष है या उस कंपनी का दोष है। अगर हम वेरिफिकेशन की बात पे जाते हैं, आप अगर महिलाओं के साथ इस साल में कितने बलात्कार हुए हैं, अगर आप उसका आंकड़ा देखेंगे तो ड्राइवर्स ने जो बलात्कार किए हैं उसका प्रतिशत बहुत छोटा होगा। तो आप किस किस का वेरिफिकेशन करवाएंगे? तो ऑब्वियसली उसका जो समाधान है वो ये टेक्निकल चीज़ों में तो ठीक है होना चाहिए, पर उससे भी बड़ा है कि हमारी पूरी सामाजिक संरचना जहाँ पर हम महिलाओं के प्रति हिंसा को एक्सेप्ट करते रहेंगे, वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, घर में मारपीट हो, बाहर निकलने पर हो, एसिड अटैक्स हो, ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, तो वहाँ पे बलात्कार भी और एक हिंसा का तरीका है। दैट्स व्हाट इट इज। तो अगर हमें बलात्कार को अपने समाज से खत्म करना है, हमें महिलाओं के प्रति हिंसा को खत्म करने का रास्ता ढूंढना है। संजय साहब, ये जानना चाह रहे थे कि अक्सर अब तो इसमें कोई राजनीतिक दल अपवाद नहीं है, सब के सब हैं कि वो कई तरह के क्राइटेरिया बताते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। अब ये क्राइटेरिया वो भी बताएंगे कि उनको टैक्सी में भी नहीं चलनी चाहिए, रात में आने की क्या ज़रूरत है, रात में काम करके आना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जब तक ऐसा बयान नहीं आता और लड़कियों का नाइट शिफ्ट करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर राजनीतिक इच्छा शक्ति आप लोगों के बयानों के प्रदर्शन में तो दिखती है और उसकी कीमत भी आप चुकाते हैं, आप हों या कांग्रेस हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते पूछता हूँ, फिर ये सिस्टम उस इच्छा शक्ति के अनुरूप क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं बन पाता? अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें, हाँ, क्योंकि बाहर के राज्यों में ऐसी घटना होती हैं तो कहाँ ऐसी चर्चा होती है, ये भी दर्शकों को पता रहना चाहिए। हाँ। नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप, क्योंकि आप सवाल इस तरह से पेश किया आपने, दिल्ली के संदर्भ में मेरा मानना है कि सबसे पहली जो दिक्कत है वो ये है कि दिल्ली की जो व्यवस्था है, कानून और व्यवस्था का जो सारा माहौल है, वो दिल्ली के जो चुने हुए जो विधायक होते हैं या दिल्ली की सरकार होती है उसकी जवाबदेही उसकी तरह इलेक्टोरली बनती ही नहीं है। यही एक कारण है कि आप 15 साल गवर्न करते रहिए और इस तरह के कुछ नहीं हो सकता, इस तरह के स्टेटमेंट देते रहिए कि आपको नहीं जाना चाहिए था, रात को क्यों निकले आप, और फिर भी आप बार बार इलेक्ट होते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है एक केवल एक कारण नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर में समस्या बहुत बड़ा है, क्योंकि मतलब यहाँ तो फिर चुनाव ही नहीं होना चाहिए जब उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। नहीं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर में जो समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम पे राज तो करूंगा, ये तो नहीं कह रहे कि विधायक एमएलए अगर प्रॉपर सिस्टम हो, स्टेट सिस्टम हो तो वो ठीक हो सकता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं आप कि भाई मैं राज तो आप पे करूंगा, लेकिन आपके जीवन की और आपकी सिक्योरिटी का दारोमदार मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो केंद्र की है ना इसका मतलब? बेशक। तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें, केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछें? केंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप इलेक्टोरली इंपैक्ट नहीं होते हैं, दोनों के साथ यही मजे की बात है कि ये मुद्दा ही नहीं बन रहा है। आप सोचिए एक मिनट के लिए, इस तरह के इंसिडेंट होते जाते हैं, आपने खुद ही कहा कि कुछ दिनों चर्चा होगी, बात ठंडी पड़ जाएगी, कि इस तरह के विवाद, निर्भया के बाद सवाल तो ये होता है कि आप सरकार चल कैसे सकती, गिरनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्टोरल मुद्दा ही नहीं बना। लेकिन कह दिया सबने, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। एक तो ये है, लेकिन दूसरा फिर सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी तो हैं, और केवल दिल्ली में ऐसा नहीं है। नहीं, अगर केवल दिल्ली में ही क्यों नहीं, 6 महीने में अगर कोई आया, उन्होंने कह दिया नितिन गडकरी ने कि आरटीओ समाप्त करो, आरटीओ सिस्टम समाप्त करो, तो कोई विकल्प बनाते, है ना? जैसे आदर्श ग्राम योजना आ गया तो आदर्श आरटीओ योजना भी आ सकती थी, हो सकता है, लेकिन दिल्ली में खैर ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं, मतलब इसके पहले की भी सरकार उतनी ही प्रतिबद्ध और ईमानदार नजर आती थी निर्भया घटना के मामले में। सबकी बात पूछ रहा हूं, क्यों नहीं ये बदल सका? क्या वहां पर काम करने वाले उन दलालों को पता है कि ये नेता हमारे अपने ज्यादा हैं, जनता के कम है?
नहीं, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं उनका डर नहीं कम हुआ है, मतलब कोई अगर कहा जाए गलत लाइसेंस 30% लाइसेंस फर्जी हैं, ये गडकरी साहब ने कहा है। हाँ बिल्कुल है। तो ये तो बिल्कुल सीधा साधा करप्शन का मामला है, सीधा सिस्टमिक जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जिस पे आप कोई इंपैक्ट ही नहीं कर सकते। आप किसकी तनख्वाह क्या करेंगे, ये किसको मुझे हटाएंगे, बताइए, कभी मीनू जी कह रहे थे देंगे? कि समाज में फॉल्ट लाइन है, आपकी बात से लगता है कि सिस्टम में फॉल्ट लाइन है, तो ठीक कैसे होगा? कौन तो ठीक करेगा? इसका तरीका ये है कि जो समाज ठीक का हो तो सकता है। आकार मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सिस्टम का तो मालूम है कि आप एक दफ्तर में बैठते हैं, एक मंत्रालय होता है, वहां तो कम से कम आप ठीक कर सकते हैं। इसका तरीका मेरे ख्याल से दोनों तरफ से होता है कि दोनों तरफ से साथ चलना चाहिए। समाज में जो असर है सो है, लेकिन उसकी गारंटी हम में से कोई, क्योंकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, तो हमारा काम तो ये बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम ठीक तरह से इसको दोबारा देखें, इसको इंप्रूव करें, इसमें जो कमियां उसको ठीक करें। इसमें मुश्किलात बहुत हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान है, लेकिन केवल एक आरटीओ को हटाने से अगर होता तो वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इसको कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में करप्शन का हाल क्या है, आप ये देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में आप इन्फोर्समेंट का हाल क्या है। आप जस्टिस सिस्टम को क्यों नहीं इवैल्यूएट करते हैं कि भैया आपने निर्भया मामले में अभी तक निष्कर्ष क्या निकला है? फियर ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, डर कानून का, नहीं, उसमें एक आया है कि रिपोर्टिंग बढ़ गई है। अभी हिंदू में रुक्मिणी ने एक पूरा डेटा निकाला था कि जजों का भी रुख बदला है, वकील भी बदले हैं, कुछ अच्छा हुआ है। आप तो कुछ कह रहे समाज में अंतर पड़ रहा है। कुछ कह रहे थे, फिर मैं बात में कुछ कहना चाहता था। हाँ। ये मुझे बहुत ही दिलचस्प लग रहा है कि एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता, जिस पार्टी ने सीएम पद का दावेदार प्रोजेक्ट करना बंद कर दिया है, इन्होंने नागरिक के तौर पे भी कहा है। हाँ, लेकिन अपने ये पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, जबकि इनकी पार्टी हर जगह मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती है, लेकिन जब दिल्ली में सुरक्षा की बात आती है तो बात ये शुरू हो जाती है कि यहाँ पे फुल स्टेटहुड नहीं है, यहाँ पे सीएम नहीं है। तो लेकिन ये तो ठीक नहीं ना, यहाँ पे तो एक इनकंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है कि अगर आपको लगता है कि मोदी ही सब कुछ कर देंगे और उसके साथ फिर आप सिस्टमिक बातें करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें तो इनकंसिस्टेंसी है। वो बात है। नहीं, हमारा ऐसा कुछ कहना नहीं है कि मोदी जी ही सब कुछ कर देंगे, ना हमने इस तरह का कुछ कहा है। अगर जैसा आपने कहा जिसको लगता है, जिसको नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा कहीं नहीं, हम मोदी जी बिल्कुल सिस्टम्स को इंप्रूव करने में लगे हुए और आपको भी मालूम है। फिर तो मैं वही पूछूंगा कि कहाँ सिस्टम इंप्रूव हुआ, बिल्कुल मुझे लगता है कौन सा ऐसा सिस्टम, मुझे लगता है कि जिसमें कल नितिन गडकरी कह सकें कि ठीक है, दिल्ली के पत्रकार फलाने आरटीओ सेंटर पे चले जाइए, वहां हमने सिस्टम इंप्रूव किया। 6 महीना बहुत होता है, एक आरटीओ नहीं आप इंप्रूव कर पाए, कुछ तो दिखाइए। फिर एक बात है, जैसा मैंने कहा कि वो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बाकायदा है। मैं टेक्निकल चीजों पे आने से पहले, सुनीता, जब आप दिल्ली की सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके सहयोगी ऑटो ड्राइवर होते हैं, उनका आपके प्रति क्या नजरिया होता है? और जो यात्री जब होते हैं वो बैठते हैं, रात भी चलाती होंगी, मुझे ये अंदाजा नहीं कि क्या आप सिर्फ दिन में ही चलाती हैं या रात भर में चलाती हैं? रात में भी चलाती हैं। तब क्या आप इस शहर के लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए उस तरह से आपको लगता है कि ये शहर में लोग जो चल रहे हैं वो वेरीफाइड नहीं है, इनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इनके बीच आप आराम से अपना काम कर सकती हैं? सर, सबसे पहले जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे अपनी सुरक्षा समम में देखकर चलती हूँ कि किस में मैं ज़्यादा सुरक्षित रह सकती हूँ। हाँ। अभी ये मेरी ड्रेस है, रात में ये जो वाइट ड्रेस है मेरी, तो हम लोग अपनी ड्रेस में होते हैं। हाँ। जो सवारी बैठती है तो उसको हम भाप लेते हैं कि सवारी कैसी है। हमें लगता है कि ये गलत है तो हम लोग नहीं उसको ले जाते, वहां से अब कह देते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है या हम अभी जा नहीं सकते, हम लोगों को घर की तरफ जाना है। और हमें लगता है कि ठीक है, अगर रात के 12 भी बजे 2 भी बजे तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं, चाहे उसको डोमेस्टिक या एयरपोर्ट जाना होता है। क्योंकि पुलिस, जहां सरकार की बात आती है, जब भी कोई रेप होता है दिल्ली में तो एक दिल्ली का जो है ना नाम बदनाम किया जाता है कि रेप कैपिटल दिल्ली। नहीं, वो कोई बदनाम नहीं कर, उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे ये बताइए कि जब रात में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग आते हैं आपके मदद के लिए, या आप जब पुलिस के पास जाती हैं तो रात में पुलिस एक्शन लेती हुई दिखती है? सर, पुलिस कितना पुलिस होगी जो सबके साथ रहेगी? हमें खुद भी अपनी सुरक्षा समम करनी है। हमें लगता है कि जहाँ पर हमें कोई खतरा है तो हम 100 नंबर पे कॉल कर देते हैं, पुलिस हमारी 5 मिनट में पहुंच लेती है, हमारे पास में पहुंच जाती है। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच जाती है। ये कुछ सिस्टम काम करता हो, ऐसा नहीं है कि पूरा एक कोलैप्स कर गया है, लेकिन आप अकेले चला लेती हैं, आपको जहां जाना होता है दिल्ली में आप वहां जाती हैं। हाँ जी, चाहे ये या ये नहीं कि कहीं बिजी सड़क पर देख लिया वहां जा रही हैं, या सुनसान सड़क भी हो तो आप जाती हैं, मतलब आप उसको सवारी सर, सुनसान जगह पर भी मैं जाती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे लगता है कि सवारी मेरी गाड़ी में गलत बैठ गई है तो उस वक्त मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा समम करनी है। हाँ, ठीक है, ये बात एक बात है। लेकिन इस घटना के बाद क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा असर पड़ा कि आपको लगे कि आप नहीं जा सकती हैं? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि हम जब भी घर से निकलते हैं एक पॉजिटिव सोच लेकर निकलते हैं। ठीक है सिंह साहब, मैं अब इस पे आना चाहता हूँ, व्यवस्था पे। ठीक है,
इसमें एक सिस्टम की एक व्यवस्था है। मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इसमें एक तुरंत हमारे दर्शकों को बताने लायक नज़र आती है कि ये वो कमी है जिसको सरकारें इसलिए नहीं करती हैं कि उसमें मोटा पैसा मिलता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली का हो या ट्रैफिक पुलिस दिल्ली की हो या हैदराबाद की हो या बॉम्बे की हो या जयपुर की हो या भोपाल की हो या कलकत्ता की हो, सारी सेकुलर हैं इस मामले में। सब सेकुलर हैं। नहीं, आप कम्युनल भी कह सकते हैं। सेकुलर होना अच्छा है सर, मतलब वो इस करप्शन के मामले में सेकुलर हैं। वो सेकुलर होना हमेशा ही अच्छा है। नहीं, उनकी तो आप जो लोग खराब है उसको सेकुलर ना कहें। नहीं, सेकुलरिटी की बात कर रहा हूं उनके। वो आप मेरे साथ है तो मैं ऐसा ही कहूंगा। इस देश के हर नागरिक को पहले सेकुलर होना चाहिए, बाद में कुछ और होना चाहिए। कि करप्शन का मुद्दा तो बहुत डीप रूटेड है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के साथ इलीगैलिटी चोली दामन का साथ है। ठीक है। अब प्रश्न आ गया कि जब ये बड़े बड़े मामले आते हैं, रेप का केस हो गया पहले 2012 में भी हुआ, और उसमें कमर्शियल व्हीकल्स इन्वॉल्व थे। पहले बस थी, अब टैक्सी इन्वॉल्व थी। अब सवाल खड़ा हो गया कि उसका ढांचा या स्ट्रक्चर जो है रोड ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली या बाहर के शहरों में, वो क्या है। इस वक्त दिल्ली में 4 तरह की टैक्सियां हैं। काली पीली टैक्सी, रेडियो टैक्सी, वेब टैक्सी, और वो टैक्सियां जो मोहल्ले और कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट फर्म खुली हुई हैं। ठीक है। चारों तरह की टैक्सी चल रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट में 1988 से आज तक बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो भी ट्रांसपोर्ट फर्म चलाएगा, ट्रैवल एजेंसी चलाएगा, उसको दिल्ली में रूल 81 के तहत रजिस्टर होना होगा। उसमें उसकी लाइबिलिटीज हैं, ये मैंडेटरी है। उसकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशंस हैं। उसके साथ जो गाड़ियां चलेंगी वो जो टैक्सी होंगी पीली प्लेट वाली होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 10 में से 8 गाड़ियां जो उन स्टैंड्स पे खड़ी होती हैं वो प्राइवेट नंबर की होती हैं, वो टैक्सी होती नहीं है। जब टैक्सी नहीं है तो उनके ड्राइवर के बैकग्राउंड चेक होने की सवाल या उसका, तो आप ये कह रहे हैं कि उबेर ही नहीं, बाकी जो यहाँ पर पहले जब उबर ही नहीं, जो जितने भी ये मिनी उबेर जो है ना दिल्ली में 3000 के करीब हैं। ये येलो बुक्स में लिखा हुआ है। आप जस्ट डायल में फोन करिए कि मुझे टैक्सी चाहिए, 12 इन कंपनियों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आपको टैक्सी देते हैं, आपको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं या आपको कहीं भी जाना है, 500 लेंगे, 1000 लेंगे, जो यहीं की है, यहीं की, जिनका मोबाइल ऐप नहीं है लेकिन जिनका वो भी नियम पे नहीं चलती। तो वो अपना काम कर रही हैं। वो गाड़ी ना तो वो, और वो जरूर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की नहीं होगी। वो चेक नहीं होगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे राजनीतिक दल के लोग गलत काम नहीं करते। तो उसका नतीजा क्या है कि हो क्या रहा है कि ना तो कोई उनका बैकग्राउंड चेक होता है, वो ओवर चार्ज करें, अंडर चार्ज करें, कोई सिस्टम में नहीं है। तो सवाल यह है कि उबेर तो आज पैदा हुई है, 6 महीने में। सरकार, दिल्ली सरकार को पता था, हरियाणा सरकार को पता था, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जो चल रहे हैं 3000 इलीगल एंटिटीज हैं, कंपनियां हैं छोटी, और वो देखिए उबेर को मिलाइए, रेडियो टैक्सी को मिलाइए और काली पीली टैक्सी मिला दीजिए, वो टैक्सी इनसे दुगनी है दिल्ली शहर में हैं। और उनमें से 80% समस्या बता रहे हैं, वो 80% गाड़ियां वो हैं जो प्राइवेट नंबर की हैं, पीली प्लेट की है। अगर हम इस समस्या को ऐसे चिन्हित कर रहे हैं कि इनमें भी टैक्सियों में एक सिस्टम होना चाहिए ताकि लड़कियों को एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिले, तो वो टैक्सियां भी तो भयावह तरीके से नियमों के अनुसार नहीं है। बिल्कुल। और जो ये हादसा हुआ है एक्चुअली इसको दर्शाता है, क्योंकि उबर का अगर आप देखें हिसाब किताब तो आपकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स ही नहीं हो सकती। अच्छा, पहली बात तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही नहीं है, ये लाइसेंसेस के बिना ही चली जा रही है। जहां रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें भी ये लोग लाइसेंस नहीं है, दोनों तरफ से दोनों जगह घपला है। एक मिनट, इसमें एक दिक्कत और भी है कि उबर का खास तौर से ये था कि उसका जो इंटरनेशनल मॉडल है वो उसको थोड़ा सा हिंदुस्तान के लिए बदल दिया, क्योंकि वो एक्चुअली शेयरिंग वाला मामला होता था। उसमें कोई भी शरीफ आदमी अगर चाहे तो उसमें नेटवर्क में आ सकता था। यहाँ पर उन्होंने कमर्शियल बना दिया उसको, और उसमें कहीं वेरिफिकेशन नहीं होती। अब सवाल ये नहीं कि वेरिफिकेशन ठीक है कि नहीं है, लेकिन एक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन कम से कम कोई सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता है, वो डर भी हटा दिया आपने। सो कहने की बात है कि इस व्यवस्था में बिगिनिंग से आखिर तक बहुत बड़े बड़े छेद हैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है।